won't matter that much. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। 2016 जो नया वर्ष उसमें हमारे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये नया वर्ष बहुत बहुत शुभ हो। ये हमारी शुभकामनाएं। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर। साथ में बात करेंगे मीडिया पे बन रही पॉलिसी को लेकर जो बार बार यहाँ अवरुद्ध उत्पन्न होता है और लोगों में विवाद उत्पन्न होता है। साथ में हम उन सभी चीजों की बात करेंगे जो सरकार करना चाहती है और विपक्ष करने नहीं दे रहा है। हम आपको बताते चले, ये सुरेंद्र अग्रवाल वही हैं जब यहाँ पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो भाजपा सत्ता संभाली, तो उस समय कांग्रेस को खड़ा करने में, मीडिया मैनेज करने में इन्होंने जो भूमिका निभाई वो आज भी लोग याद करते। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्राइम न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। जिन उद्देश्यों को लेके आप लोगों ने सरकार में सत्ता संभाली और विकास कार्य को शुरू किया, वो कहां तक पहुंचा और क्या क्या करना बाकी है अभी? देखिए, बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें हरीश रावत जैसा एक जन सरोकारी नेता मुख्यमंत्री के रूप में मिला है और माटी खाती गाद गदेरे से उठकर आया हुआ जो नेता होता है, निश्चित रूप से उनको जमीन की सच्चाई, यदि कहें जमीनी नेता कहें, जन सरोकारी नेता कहें, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने जिस समय यहाँ आए तो 2013 की आपदा के बाद जो राज्य की स्थिति थी, तमाम लोग ये आशंका व्यक्त करते थे कि चारधाम यात्रा को कम से कम 2 वर्ष के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री का अपना जुनून था कि वो चाहते थे कि क्योंकि चारधाम यात्रा और पर्यटन पहाड़ की आर्थिकी से जुड़ी है कि इसको किसी भी कीमत पर रोकने नहीं देना है, ये चलती रहेगी। और उन्होंने वो कर दिखाया। तमाम संपर्क मार्गों का, सड़कों का, मुख्य मार्गों का, हाईवे का, तो सबका निर्माण युद्ध स्तर पर हुआ। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के काम में गति आई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो विकास का पैमाना होता है वो तो वार्षिक योजना होती है, जिला स्तर पर कहें तो जिले की योजना होती है। इन दोनों फ्रंटों पर बहुत तेजी से जो काम हुआ उसका असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री जी ने एक और काम किया, उन्होंने पहाड़ की जो बागवानी है, पहाड़ की कृषि है, उसको पुनः पटरी पर लाने के लिए बड़े दीर्घकालीन कार्यक्रम घोषित किए, योजनाएं बनाई, उनको जमीनी धरातल पर उतारा। कोदो, जंगोरा, चौलाई, फापड़
जैसे हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पाद हैं उनका उत्पादन करने में विशेष प्रोत्साहन की घोषणाएं की गई हैं। हमने दूध के लिए 4 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है और मंडवा, झंगोरा, पापड़, अन्य जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि झंगोरे की खीर आज राष्ट्रपति भवन में भी मिलती है। मंडवे के आटे की मांग बढ़ गई है, चौलाई की मांग बढ़ गई है, कोदो, झंगोरा इनकी मांग बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी संस्कृति को, पहाड़ की, इसके शिल्प को, के पुनरुत्थान के लिए कार्यक्रम बनाए, संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए कार्यक्रम बनाए और सबसे बड़ी बात है उनके परिणाम दिखने लगे। मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ से जो पलायन है वो पलायन एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये भी वादा किया था कि वे आने वाले 3 वर्षों में रिवर्स पलायन पहाड़ की ओर करेंगे। उद्योगों को ऊपर ले जाने के लिए अलग से उद्योग नीति की घोषणा की गई, महिला उद्यमियों के लिए अलग से घोषणा की गई और 2000 जो हमारे ऐसे उत्पादक हैं जो सोलर ऊर्जा से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं उनके लिए विशेष प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। उनका जो उत्पादन है यदि वो ग्रिड में देना चाहेंगे ग्रिड में दे सकते हैं, उसका विक्रय करना चाहेंगे सोलर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का तो उसके लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। और अन्य जो भी कार्यक्रम है, चाहे मेरा गांव मेरी सड़क योजना हो, मेरा धन मेरा गांव योजना हो, चाहे मेरा पेड़ मेरा गांव योजना हो, मेरा पेड़ मेरा धन योजना हो, इन तमाम योजनाओं को चलाकर पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को गति देने में एक महत्वपूर्ण योगदान मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पानी के संचय के लिए, जिससे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में यदि हम पानी का संचय करते तो उतना जिस कीमत में हम पानी का टैक्स देते हैं वो कीमत लोगों को दी जाएगी। अगर छोटे छोटे तालाब बनाकर गाद गधेरों को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम भी घोषित किया है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो उत्तराखंड के हिस्से में आई है वो ये पर कैपिटा इनकम 1,14,000 से ऊपर हो गई है। जब भी मैदानी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, परंतु जो विषमता है पहाड़ और मैदान की वो आज भी हमारे लिए चुनौती है। मुख्यमंत्री जी उसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं। इतना करने के बाद भी एक आरोप ये लग रहा है कि 4 धाम पे पूरा विकास का फोकस कर दिया जाता है, सड़कें बना दी जाती हैं, सड़कों के निर्माण के लिए कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन जो इनसे हटकर जो और सड़कें पहाड़ के लिए हैं वहां पे उतना ध्यान नहीं दिया गया इनके कंपेयर में। मैं समझता हूँ ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारा पर्यटन और हमारी 4 धाम यात्रा पटरी पर आ जाए। वो सारा फोकस आवश्यक इसलिए था कि पर्वतीय क्षेत्रों की सारी आर्थिक तो पर्यटन पर है, 4 धाम पर है और वो करके हमने दिखाया। यदि आप नंदा राजजात को देखें कि उसमें जनसैलाब उभरा है और कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। केदारनाथ 4 धाम यात्रा पे 10 लाख से अधिक यात्री आ पाया है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्य सड़कों के मामले में भी मैं समझता हूँ इस राज्य में लगभग 15,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, नई तहसीलों का निर्माण हुआ है और विकास का पैमाना यदि आप देखें तो हमारी जो जिला योजना का है वो लगभग 90% के आसपास धन खर्च हुआ है। वास्तविक योजना में हमने पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक धन खर्चा है। आप रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स पलायन तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन पलायन रुक भी नहीं रहा है। नहीं, ऐसा क्या, मैंने कहा ना, जो घोषणाएं की गई हैं, पर्यटन और शिल्प को जोड़ना, पर्यटन के साथ अपनी संस्कृति को जोड़ना, पर्यटन के साथ अन्य कार्यक्रम को जोड़ना, इको टूरिज्म को जोड़ना और शीतकालीन यात्रा को चलाए रखने के कार्यक्रम को घोषित करना, हिमालय दर्शन की योजना को घोषित करना, ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनसे रोजगार के नए अवसर आए हैं। और अभी तो मैं समझता हूँ इन सबके परिणाम बहुत शीघ्र आपको सामने देखने को मिलेंगे। मंडवा की कीमत, जहाँ पहले उसके मंडवे को कोई पूछता नहीं था, आज बाजार में मिल नहीं रहा है। चुलाई को लोग पूछते नहीं थे, वो बाजार में मिल नहीं रहा है। ऊर्जा की हमने जो नई तकनीक के हिसाब से, सोलर ऊर्जा के हिसाब से जो उत्पादन के लिए नई इकाइयाँ लाने की बात कर रहे हैं,
पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग को चढ़ाने की बात कर रहे हैं, उन्हें इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं। इसके परिणाम धीरे धीरे सामने आएंगे और मैं समझता हूं कि परिणाम आने भी लगे हैं। यदि यात्री पहाड़ में जा रहा है, 10 लाख से ऊपर यात्री का जाना अपने आप ये साबित करता है कि वहां पर हमने जो व्यवस्थाएं करी है, चाक चौबंद करी है, उसका असर दिखा है। लेकिन इन सारी यात्राओं में एक चीज बड़ी प्रैक्टिकल चीजें नहीं समझ में आ रही है। ये जो हम विकास की बात कर रहे हैं या जो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, आज भी वहाँ पे वह फूड उत्पन्न मिल रहे हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि आयातित फूड। आप देखिए चाउमीन मिलता है, आप देखिए मोमो मिलता है। पहाड़ के जो डिश हैं अभी भी उन लोगों को, मतलब पहाड़ के डिश को वो अपने यहाँ नहीं रख पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार उन चीजों को वहां तक नहीं पहुंचा पा रही है। आपको इस चीज के देखने के लिए ये तो समझना ही पड़ेगा कि क्या नाम, चार धाम यात्रा में हमारे मंदिरों में जो मिलने वाला प्रसाद था उसमें चुलाई का लड्डू आ गया है। हमारे जो सरकारी गेस्ट हाउस थे उनमें पर्वतीय क्षेत्र के व्यंजन आ गए हैं। ये सब हुआ है। और सबसे बड़ी बात एक और मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण होने हैं सरकारी, चाहे स्कूल हैं, डिस्पेंसरी हैं, अस्पताल हैं, उसमें कम से कम 25% से ऊपर जो शिल्प होगा, जो उसका आर्किटेक्चर होगा, वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाला या उस पर आधारित जो हमारे रॉ मटेरियल है उसके आधार पर होना है। इससे निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा और असर बहुत जल्दी सामने आएगा। उससे ही पलायन रुकेगा। क्योंकि पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी के आवास पे कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें उत्तराखंड के बहुत से ऐसे लोग जो कि बाहर बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, साथ में जैसे सेब की बात कर रहे हैं, सेब बनाते यहाँ हैं लेकिन उसका बाहर बेच रहे हैं। तो ये बात हुई थी कि उन सब को रोजगार यहाँ को ऐसी चीज उपलब्ध कराई, ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वो वापस आए। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद दूसरा कोई कार्यक्रम ऐसा आयोजित नहीं हुआ या उसके लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बना जिसमें हम ये कह सकें कि पलायन वापस होने की स्थिति में है। अब 3 वर्ष का समय हमने रिवर्स पलायन के लिए लिया है और पलायन रोकने में अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं, लोग जो बलपूर्वक पलायन है वो भी हो रहा है। एक तो ऐसा पलायन है कि अपने अच्छे जीवन की कामना के साथ अच्छी सुविधाओं को पाने के लिए लोग जाते हैं, कुछ महज पापी पेट के लिए भी जाते हैं। तो पापी पेट के लिए आने वाले पलायन को रोकना तभी संभव होगा जब रोजगार के अधिक अवसर हम पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकेंगे। और मैं समझता हूँ जो योजनाएं हमारी आई हैं वो योजनाओं का लाभ बहुत शीघ्र सामने मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो निरंतर ये प्रयास किया है कि हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों में चाहे सड़कों से जोड़ें, अच्छे स्कूल लाकर जोड़ें, अच्छे अस्पताल लाकर जोड़ें, मोबाइल अस्पताल ले जाकर जोड़ें और जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ यदि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मोबाइल एयर सर्विस दे सकें। इन तमाम योजनाओं पर काम चल रहा है और इसका असर बहुत जल्दी आप सबके सामने आएगा और आप सब कहेंगे कि ये सब हुआ है। मैं समझता हूँ हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि इसकी योजनाओं का असर देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार। क्योंकि एक चीज देखने को मिलता है कि हमारे उत्तराखंड का नौजवान, हमारे यहाँ के बच्चे दिल्ली में 5,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन देहरादून में अगर 5,000 की नौकरी मिल रही है, रुद्रपुर में मिल रही है, हरिद्वार में मिल रही है, तो 5,000 की नौकरी यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब एक मेंटली ये सेट है कि दिल्ली में हमको अच्छी लाइफ मिल रही है। तो हमारे समझ से ब्रेन वॉश करने की भी कुछ ऐसी जरूरत है। बेटा, जागरूकता का कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। उन्होंने ये कार्यक्रम भी बनाया है कि हम रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनेंगे। छोटे उद्यमियों को लाना, उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और सबसे बड़ी बात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए नया प्रोत्साहन नीति और नई उद्योग नीति आई है। यदि कोई पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल खोलता है, स्वास्थ्य सेवाएं खोलता है, उसको हम इंसेंटिव देंगे। हमारा एक ही संकल्प है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। हमारी बागवानी और जो कृषि है वो दोनों तेजी से आगे बढ़ सके। जो अभी बंजर पड़े हुए खेत हैं उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था की गई है। हम ये भी चाहते हैं कि हम रेशा आधारित, चाहे वो कंडाली हो चाहे रामबास हो, उनको उद्योग से जोड़ा जाए। छोटे छोटे कुटीर उद्योग बने, पीतल के लिए
अल्मोड़ा के पास पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यदि देहरादून स्मार्ट सिटी बन रही है तो हम भराड़ी से इनको और अन्य छोटे नगरों पे भी स्मार्ट सिटी के तर्ज पर उनका विकास करने की हमने योजना बनाई है, उसका योजना विकास करेंगे। हमने ये भी प्रयास किया है कि गैरसैंण को चारों ओर से सड़कों से जोड़ सकें। गैरसैंण की जो भावना है उसको मजबूत करने के लिए ये भी प्रयास किया गया है कि गैरसैंण में सचिवालय बने, विधानसभा भवन बने। इन तमाम कार्यों में बहुत तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और परिणाम बहुत सी सामने आएंगे और परिणाम आने भी लगे। यदि पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ रही है, यदि उद्योग धंधे हमारे यहाँ आ रहे हैं, यदि निवेशक हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित मानिए राज्य बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है, राज्य का विकास गति पकड़ रहा है। और यदि कहूँ स्टेट ऑन मूव तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सब लोगों के लिए शुभ हो। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से आपका प्यार और सहयोग हमें 2015 में मिलता रहा है, उसी तरीके से आपका प्यार और सहयोग 2016 में हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे प्रदेशवासियों को और प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। उत्तर प्रदेश असीमित क्षमताओं का प्रदेश, इंद्रधनुषी भारतीय संस्कृति और अनेक कलाओं का प्रतिनिधि प्रदेश उत्तर प्रदेश यूपी में पधारे अपने सभी प्रवासी भारतीय बंधुओं का स्वागत करता है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका साधना प्राइम न्यूज पर। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री सारा काम कर रहे हैं, बड़ी गति से चल रहे हैं, कहीं यही कारण तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी की इस गति से विपक्ष के साथ साथ आपके कांग्रेस के लोग भी परेशान हैं? हम सबके नेता मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। मुख्यमंत्री तो तमाम पार्टी जनों के विश्वास का प्रतीक होता है और मुख्यमंत्री जिस गति से काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। मुझको नहीं लगता किसी को उनसे कोई ऐसा। चलिए हम पूरी कांग्रेस की बात नहीं करते, हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं। इंदिरा हृदय ऐसा बयान देती है जिसपे कम से कम एक हफ्ते पूरी सरकार को सफाई देने में लगता है। हरक सिंह रावत इस तरह की हरकत करते हैं जिसपे सरकार सख्ते में पड़ जाती है। किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह जो बयान देते हैं कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री की उस स्पीड पे गति लगती है या स्पीड ब्रेकर का काम करती है, जो कि आज जरूरी नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की स्पीड को कांग्रेस एक जीवंत पार्टी है और अलग अलग लोग अपने सुझाव, अपने विचार अपने मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? सर देखिए इंदिरा जी मुख्यमंत्री के सामने रखने का मतलब है आप मीडिया में जाके रखेंगे। इंदिरा जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता है और यदि उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उनकी बात का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं हम सब उनका। उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से हमने उसको उसी भावना में लिया होगा जिस भावना से इंदिरा जी ने कहा होगा। हरक सिंह जी हमारे स्वयं में बहुत डायनामिक नेता हैं और ऊर्जावान नेता हैं। वो उनकी ऊर्जा का उपयोग निश्चित रूप से और तेजी से हमारा कृषि का क्षेत्र विकास करे, उसमें हम कर पाएंगे। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं के विश्वास का प्रतीक होता है, वो भी अपनी बात यदि अपने मुख्यमंत्री को सलाह नहीं देंगे तो किसको सलाह देंगे? निश्चित रूप से अपने मुख्यमंत्री को कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री है, अपनी बात उनके सामने रखते हैं। और कांग्रेस जीवंत पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का, और मैं समझता हूँ सबको उस मर्यादा के अंदर अपनी बात कहने, सुनने का, सुनाने का पूरा अधिकार है। हम कहते रहते हैं, हमारे सब लोग कहते हैं। आप कहते हैं कि हर मंत्री को कहने का अधिकार है, सजेशन देने का अधिकार है,
मुख्यमंत्री जी पूरा अपना ध्यान लगाते हैं चार धाम पे, केदारनाथ की यात्रा को शुरू कराने में सफल होते हैं। दूसरा उनका ध्यान आता है कि किसी भी तरह गैरसैंण को रास्ते पे आया जाए। गैरसैंण में राजधानी बनाने की बात करते हैं, गैरसैंण में कैबिनेट करते हैं, गैरसैंण में सत्र करते हैं, वहां पे मुख्यमंत्री कार्यालय खोलने की बात करते हैं। इन सब के बीच में आपकी मंत्री आती है और कहती है कि राजधानी देहरादून में ही रहना चाहिए, तो ये पॉलिटिकल स्टंट न माना जाए इसको। ये कहाँ से मीडिया में आके कहना ये बात? मैंने कहा इंदिरा जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता है और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, और यदि वो कोई बात कहती हैं, सलाह देती हैं, तो उनकी सलाह को ये कैसे हो सकता है कि हम ना सुने? सलाह देने का उनका अधिकार अपनी जगह है, सुनने का अधिकार हमारा है, सुनने का अधिकार हमारा है। हम उनकी बात सुनते हैं और पूरे गंभीरता के साथ सुनते हैं। हमारी बहुत वरिष्ठ नेता है और उनको संसदीय लोकतंत्र का, मैं समझता हूँ संसदीय जीवन का उनका अनुभव भी जो है बड़ा लंबा अनुभव है, और यदि उनके अनुभव का हमको लाभ मिलता है तो मैं समझता हूँ उसको किसी और दृष्टि से देखा जाना उचित। लेकिन ये अगर इस तरह से मंत्रिमंडल के लोग करेंगे तो 2017 का चुनाव हमारी समझ से हरीश रावत जैसे आदमी को जनता और विपक्ष को सफाई देने से ज्यादा अपने लोगों को मनाने में ज्यादा लगेगा। एनीवे, नहीं, मनाना ना मनाने की बात तो है ही नहीं। यदि पार्टी के नेता, पार्टी के मंत्री अपने मुख्यमंत्री को कोई सलाह दे रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं, तो इसको बनाने ना बनाने आप मीडिया के मास्टर आदमी हैं, आप कह रहे हैं सुझाव दे रहे हैं। सुझाव कोई भी आदमी मीडिया में आके मुख्यमंत्री को सुझाव दे सकता है। पार्टी फोरम मैंने कहा ना, कांग्रेस तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अब आपने भाजपा में देखा होगा, भाजपा में तो हमसे भी ज्यादा लोकतंत्र है। वहां तो दो मुख्यमंत्री जो हैं भ्रष्टाचार की वजह से हट गए। एक मुख्यमंत्री ने तो अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री को देश का भ्रष्टम सरकार का मुखिया बताया था, भ्रष्टम मुखिया बताया था, और यहाँ तक कि भाजपा के झंडे जो हैं देहरादून की सड़कों में फाड़े थे एक मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने। तो हमारे यहाँ तो लोग अपने सुझाव देते हैं और हम उनके सुझावों को लेते भी हैं, सुनते भी हैं, उनके सुझावों पर मनन भी करते हैं। जो फैसला होता है मंत्रिमंडल का पूरा फैसला होता है, पार्टी का फैसला जो होता है उसको सब मानते हैं। अल्टीमेटली राज्य बना, भाजपा को सत्ता मिलती है। कांग्रेस न यूपी में उस समय अच्छी स्थिति में थी, उत्तराखंड में तो राज्य बनने के बाद हम लोग कांग्रेस भवन में देखते थे सुरेंद्र अग्रवाल एक ऐसे शख्सियत थे जो मीडिया को बैठाते थे, मीडिया की सुनते थे, मीडिया को बताते थे क्या चीज होती है। तो हमारी समझ से कांग्रेस में सुरेंद्र अग्रवाल जैसा आदमी, समझदार आदमी, मीडिया को समझने वाला हम लोग को नहीं दिखाई देता, कम ही दिखाई देते। आज मीडिया की पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी ऐसी होती है जो कि विरोधाभासी होती है, मीडिया को दबाने की कोशिश की जाती है। इसकी शिकायत आपके पास हम लोग दर्ज भी कराते हैं, और इतना दिन होने के बाद क्या स्थिति है उसकी? देखिए, हम लोगों का सीधा मानना है मीडिया लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, और जो भी नीति मुख्यमंत्री ने स्पष्ट की है, कई मौकों पर स्पष्ट की है कि जो भी नीति होगी वो मीडिया के पक्ष की होगी, मीडिया के सरोकारों से जुड़ी होगी। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया निष्पक्षता से जो अपना काम करता है, उतनी निष्पक्षता से हम भी उसके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि राज्य में ये जो महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया है, इसको फलने फूलने का पूरा अवसर दिया जाए। जो पुराने राज्य बनने से पहले के जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए पेंशन की स्कीम बनाई जा रही है। पुराने समाचार पत्र जिन्होंने इतिहास में चाहे आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, चाहे राज्य आंदोलन में दिया हो, उनके अलग से एक संग्रहालय बनाया जाए। जो पुराने लोग जीवन जिन्होंने पूरा मीडिया के साथ काट दिया, चाहे प्रिंट मीडिया में काटा हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काट रहे हो, उनके लिए सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए नीति बनाई जाए, और इन सब पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। मुझको लगता है बहुत शीघ्र आपको वो नीति, वो कार्यक्रम जो मीडिया को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देते हो, मीडिया से जुड़े लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देते हो, वो नीति बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार बनती है तो मीडिया के लोगों को ये उम्मीद जगती है कि सुरेंद्र अग्रवाल को महत्वपूर्ण कांग्रेस मीडिया से संबंधित विभाग दिया जाएगा, और मिलता भी है। जो विज्ञापन समिति बनती है, विज्ञापन नियमावली बनती है, वो भी विरोधाभासी है।
मान्यता की नियमावली हुई है, न मान्यता समिति बन रही है, न विज्ञापन समिति बन रही है। तो हमारी समझ से इसी कार्यकाल में आपको ये सारी चीजों को करना होगा, क्योंकि अगली बार अगर आप कार्यकाल में 2017 में आते हैं तो जिस तरह से आप सपोर्ट करेंगे मीडिया को, क्योंकि मीडिया, आप खुद ही कह रहे हैं कि मीडिया बड़ा महत्वपूर्ण है, स्पेशली उत्तराखंड में है, राज्य बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी मीडिया ने। तो हम चाहेंगे कि सुरेंद्र अग्रवाल इसी अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा करें जिससे मीडिया के लोगों को भी लगे कि जो उम्मीद थी पार्टी से थी वो तो अलग थी, लेकिन सुरेंद्र अग्रवाल से जो उम्मीद थी वो पूरी हुई। देखिए मुख्यमंत्री जी ये समय बहुत गंभीर है। उन्होंने तमाम मीडिया के साथियों से सुझाव भी लिए, प्रेस क्लब के साथियों से भी सुझाव लिए। तो मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद ये है, ये आशा हम सबको करनी चाहिए, जिस प्रकार से एक जन सरोकारी नेता उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, तो मीडिया के सरोकारों को कैसे नजरअंदाज हम लोग कर पाएंगे। मीडिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग पहले भी था, जब हम सत्ता में होते हैं तब भी महत्वपूर्ण होता है, सत्ता से बाहर होते हैं तब भी महत्वपूर्ण होता है। और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और इस स्तंभ को जितना मजबूत करेंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। एक चीज देखने को मिलता है, मुख्यमंत्री जी के पास लगभग 1 दर्जन विभाग हैं। मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा बैठक पूरे विभाग की। उन विभागों में मुख्यमंत्री जी ने जाके आकस्मिक निरीक्षण भी किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण सबसे विभाग है इसकी न तो अभी पूरी विभाग की समीक्षा बैठक हो पाती है, न तो इनका कभी आकस्मिक निरीक्षण हो पाता है कि हकीकत में जो आप लोग सोचते हैं क्या वैसा ही है विभाग। देखिए मुख्यमंत्री जी ने निरंतर, चाहे वार्षिक योजना की समीक्षा बैठकें हों, चाहे मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक हो, चाहे विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक हो, चाहे बजटीय की समीक्षा बैठक हो, चाहे संसाधनों के बढ़ावे के लिए, आय और व्यय के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए, ये तमाम बैठकों को निरंतर किया है। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बल्कि मैं समझता हूँ उत्साहजनक बात है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए के नए स्रोतों को मुख्यमंत्री जी ने चिन्हित किया है, जिससे हमारे राजस्व की प्राप्ति होगी, हमारी आय का संवर्धन होगा। क्योंकि आने वाले समय जो 7वां वेतन आयोग आने जा रहा है, तो हमें नए संसाधनों तो हमें इस राज्य के विकास के लिए चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी पहले से 7वां वेतन आयोग की रिपोर्ट बेशक ना आई हो अभी, पर मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने पहले से उन सबके लिए तैयारी आरंभ कर दी है। उसका लाभ निश्चित रूप से राज्य के विकास में मिलेगा, राज्य के जो मानव शक्ति है, जो हमारे मानव संसाधन है उनको मिलेगा, हमारे कृषि के क्षेत्र को मिलेगा, बागवानी के क्षेत्र को मिलेगा, और सभी क्षेत्रों में निश्चित रूप से उसका निश्चित रूप से मिलेगा। जब हमारे संसाधन बढ़ेंगे तो विकास को गति और आगे बढ़ेगी। कहने को तो आप केवल मीडिया सलाहकार हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि मुख्यमंत्री जी को आप सभी विषयों पे सलाह देते भी हैं और लेते भी हैं। 1 वर्ष रह गया चुनाव के, तो कुछ ऐसे 5 बिंदु हैं जिसपे कि अभी काम करने से 2017 में कांग्रेस वापस आएगी। देखिए पहले से ही स्पष्ट कर दूं, मैं मुख्यमंत्री को कोई सलाह नहीं देता। मुख्यमंत्री स्वयं में इतने वाइब्रेंट लीडर हैं और इतने जन सरोकारी, इतने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं कि उनका हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ उनको जो अपना अनुभव है जीवन भर का, क्योंकि जो व्यक्ति गांव के प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा हो, उसको तमाम क्षेत्रों का अपना व्यवहारिक अनुभव है। वो उनका व्यवहारिक अनुभव राज्य के भी काम आ रहा है, कार्यकर्ताओं के भी काम आ रहा है, हमारी भी काम आ रहा है। और निश्चित रूप से जो चुनौतियां हैं, चाहे वो पहाड़ और मैदान के बीच में जो असंतुलन है, जिस प्रकार से 1,14,000 18,000 के आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम है, वो मैदानी क्षेत्र की है। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी हम अपनी जो आय है पर कैपिटा उससे बहुत पीछे हैं, उस तरफ उनकी नजर गई है, वो एक चुनौती है। और सबसे बड़ी ये है कि अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे, ये एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर बहुत बड़ी चुनौती है, इस तरह मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को पर्वतीय क्षेत्रों में दूर गांव तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक चुनौती है, इस तरह मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है। हमारे पारंपरिक जो व्यंजन है, चाहे वो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के व्यंजन हो, हमारा शिल्प हो, हमारी संस्कृति हो, इन सब की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान गया। और सबसे बड़ी बात, आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण दे सकें,
इस तरफ भी मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है कि मेरा गांव मेरा पेड़, गाद गदेरे, जल का संचय, सोलर ऊर्जा, ये तमाम ऐसे कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने आरंभ किए हैं कि